नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है द गुरु में और मैं हूं जीवन सर। हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी थी कि लगातार क्लासेस आपको सीटेट तथा झारखंड टेट के हमारे खुद के द्वारा बनाए गए बेहतरीन नोट्स के माध्यम से दी जाएगी। तो उसी क्रम में ये क्लास 1 है। क्लास 1, 2, 3, 4 करके इस तरह आपको टोटल क्लासेस करा दिए जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज सीडीपी और पेडागोगी का पहला चैप्टर मनोविज्ञान से। इस क्लास के माध्यम से आप मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का क्षेत्र और मनोविज्ञान की चारों अवस्थाओं को विस्तार पूर्वक जान पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान पूर्वक क्लास को देखिएगा और कहीं कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हम देखेंगे मनोविज्ञान। ये हमारा पहला चैप्टर है। इसकी अर्थ और प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में जान लीजिए। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का जन्मदाता कहलाने का गौरव प्राप्त है, लेकिन मनोविज्ञान को बनने में, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को बनने में काफी संघर्ष से गुजरना पड़ा है। ऐसा नहीं कि दर्शन शास्त्र हुआ और फिर हम डायरेक्टली मनोविज्ञान को ले लिए, ऐसा नहीं हुआ। अब आपके मन में सवाल ये चल रहा होगा कि आखिर दर्शन शास्त्र ही क्या होता है। तो देखिए, पहले जमाने में, पुराने समय में उतनी किताबें नहीं हुआ करती थी। दूर देश विदेश से लोग कहीं पर जाते थे। जैसे कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, जापान से, चीन से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, यहाँ के कल्चर को देखते थे, राजा महाराजाओं के बारे में जानते थे, इधर उधर और घूमते थे, उसके बारे में लिखते थे। तो वो क्या कहलाया? वही कहलाया दर्शन शास्त्र। और इसी दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब हम देखेंगे मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? ये प्रकृति आपने समझा, क्षेत्र समझा। अब अर्थ एवं परिभाषा देखिए। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा की साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। यानी मनोविज्ञान जो शब्द है, ये वाला जो शब्द है, वो साइकोलॉजी का हिंदी है। लेकिन साइकोलॉजी क्या है? तो साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना, जो साइकी और लोगोस से बना है। ये दोनों शब्द साइकी और लोगोस ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक भाषा, एथेंस का जो यूनान था उस समय, वहां की जो ये कहते हैं ना दर्शन शास्त्र की जो भाषा होती है, वो है ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा के दो शब्द, एक है साइकी जिसका अर्थ होता है मन का ज्ञान, और दूसरा है लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। इस तरह हम देखते हैं कि मन के ज्ञान का अध्ययन करना हमारा मनोविज्ञान कहलाता है उस समय के हिसाब से। अब हम इसे काल खंडों में तोड़ तोड़ कर इनकी अवस्थाओं को देखेंगे और हम इसके जो परिवर्तन हुए हैं समय के साथ, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम अवस्था ये है कि उस समय जब दर्शन शास्त्री लोग हुआ करते थे, उस समय मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन या विज्ञान समझा जाता था। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि उन समय लोगों की मान्यता ये थी कि जब मनुष्य मर जाते हैं तो मरने के बाद उसकी आत्मा होती है, उसका और एक नया जन्म होता है, वो दूसरी जगह होता है जिसके लिए उसे खाना चाहिए, जेवर चाहिए। अगर कोई राजा का पिरामिड में देखे आपने, मिला है कब्र, तो उसमें आप पाएंगे कि उसमें बहुत सारे आभूषणों से, जानवरों के साथ उसे दफनाया गया है। ये उसमें आत्मा बहुत प्रबल थी, लोग उस पर ज्यादा विचार करते थे। इसलिए प्रथम अवस्था में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ये बात आपने समझा। अब हम देखेंगे दूसरी अवस्था में क्या जान जाता था। तो दूसरी अवस्था में आत्मा को अब उन्होंने छोड़ दिया। अब आत्मा नहीं रखा, अब क्या रखा कि मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। अब नाम देखिए कितना मैच खाता है, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। इसी वजह से यह बहुत दिनों तक प्रचलन में रहा कि मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो मनोविज्ञान कहलाता है, यानी मन का विज्ञान। ये दूसरी अवस्था हुई। अब तीसरी अवस्था में क्या है? इस अवस्था में आत्मा और मन को बदल दिया गया, अब उसको हटा दिया गया और क्या कहा जाने लगा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है।
अब चेतना होती है तीन प्रकार की, चेतन मन, अर्ध चेतन मन, अचेतन मन। जैसे कि चेतन मन अभी वर्तमान में जी रहा है, जो भी पूछिए जवाब मिलेगा। अर्ध चेतन में क्या होता है, याद करने की कोशिश करते हैं और याद आ जाता है। मान लीजिए हम इस व्यक्ति को तो किसी ने देखा है, कभी कभी लगता है देखते देखते हाँ ये फलनामा है, तो ये अर्ध चेतन। लेकिन अचेतन मन वो होता है जब कितना भी जोर लगा लीजिए, जैसे एग्जाम में जाइए कुछ सवाल आप भूल गए हैं, कितना भी जोर लगाइए आपको याद ही नहीं होगा, तो ये आपका अचेतन मन। तो चेतना तो तीन प्रकार का हो गया। तो फिर से समझिए, पहली अवस्था में आत्मा का विज्ञान कहा गया, दूसरी अवस्था में मन का विज्ञान कहा गया, और तीसरी अवस्था में चेतना का विज्ञान कहा गया। जब विलियम वुंट ने 1879 में जब विलियम वुंट ने 1879 में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, और कहाँ की थी, जर्मनी के लिपजिंग शहर में। ये भी आप याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है, कहाँ किया था, तो जर्मनी के लिपजिंग शहर में। तथा उनके शिष्य थे ब्रैडफोर्ड टिचनर। विलियम वुंट और टिचनर ने इस बात पर बल दिया कि मनोविज्ञान का कार्य चेतना की अवस्था में वर्णन और व्याख्या करना। बात समझिए, कहा कि यदि कोई व्यक्ति चेतना की अवस्था में हो तभी वो मनोविज्ञान की व्याख्या कर सकता है या वर्णन कर सकता है। जो अंतः दर्शन विधि है, ये क्या है, अंतः दर्शन विधि, यानी होशो हवास में। आपने देखा होगा कहीं पर आप साइन करते हो वहां लिखा रहता है, मैं अपने होशो हवास में यह कबूल करता हूं कि ये सब जितनी भी बातें हैं वो बिल्कुल ही सत्य है। ये बात उसने कही थी कि चेतना की अवस्था में है तभी उसको हम मनोविज्ञान मानेंगे, क्योंकि चेतना की अवस्था में ही ये कार्य करता है, जो अंतः दर्शन विधि है। लेकिन जब ये बात उन्होंने कही, उसके कई सारे आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। सिगमंड फ्रायर ने मन की तीन अवस्थाएं बता दी, अभी हमने बताया ना, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो कहा आपने तो एक ही पक्ष को लिया, कि सिर्फ चेतन मन को लिया, और अर्धचेतन और अवचेतन का क्या, उसमें तो आपने कुछ नहीं कहा। तो ये सही नहीं है, और आपने जो प्रयोग किया, आप जो परिभाषा दे रहे हैं वो तो सिर्फ मानवों पर दे रहे हैं, बाकी सजीव का क्या, क्या उनके अंदर मनोविज्ञान नहीं होता है। तीसरा, चूंकि यह अंतः दर्शन से जन्मा है, तो कोई व्यक्ति अगर समझदार होगा ना, उसको अपने इमोशन पर कंट्रोल होगा, तो वो छुपा लेगा बात को। जैसे कि कहता है कि शराब पीने वाला व्यक्ति सच सच बोल देता है, लेकिन अगर कोई बहुत इतना ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कंट्रोल में रख सकता है शराब पी करके, वो तो बात को छुपा लेगा, वो जो चाहेगा वही बताएगा। तो इसका मतलब ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है, यानी तीसरी अवस्था भी सत्य नहीं हुई। अब आती है चौथी अवस्था। चौथी अवस्था का पहला प्रयत्न विलियम मैकडूगल ने किया। मनोविज्ञान एक विज्ञान है, देखिए इसने अब क्या कहा, एक विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के प्राणियों के व्यवहार का नियंत्रण। अब देखिए क्या बात कहा उसने, व्यवहार कहा। उसने कहा कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें सभी प्रकार के प्राणियों को का जो व्यवहार है उसको नियंत्रण भी कर सकते हैं, या फिर उसमें समझने में सहायता प्रदान करता है। अब देखिए व्यवहार आ गया, तो पहला था आत्मा, दूसरा मन, तीसरा चेतना, और चौथा क्या आ गया, व्यवहार। 1911 में वाल्टर्स बोवर्स पिल्सबरी ने एक पुस्तक छपवाई। उस पुस्तक का नाम था मनोविज्ञान के मूल तत्व, और इसमें मनोविज्ञान को अत्यधिक संतोषजनक के रूप में मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित, यानी पिल्सबरी महोदय ने ये कहा कि जो मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का विज्ञान है, और कमाल की बात है आज भी वही चल रहा है। तो चार अवस्थाएं इसने आपने दिखाया हमने। फिर 1913 में जेबी वाटसन ने शब्द, इस जो व्यवहार शब्द है इसको डिटेल किया। कहा कि आपने तो कहा, किसको कहा, पिल्सबरी महोदय कहा कि आपने जो कह रहा है कि ये सिर्फ मानव व्यवहार नहीं, ये सभी प्राणियों के व्यवहार का है। देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर हो जा रहा है, देख रहे हैं आप। विलियम मैकडूगल ने व्यवहार के बारे में कहा, पिल्सबरी महोदय ने मानव व्यवहार के बारे में कहा, जबकि वाटसन ने 1913 में सभी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन को मनोविज्ञान कहा। उसके बाद 1967 में एलन मन ने एक परिभाषा दी। उसने कहा आजकल मनोविज्ञान का संबंध
व्यवहार की वैज्ञानिक छानबीन से है। फिर सन 1948 में वुडवर्थ मर्क्यूवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान व्यक्तियों के क्रियाकलापों को उसके परिवेश के संदर्भ में किया जाने वाला अध्ययन है। कहा कि ठीक है, आपका व्यवहार है जो भी है, लेकिन व्यवहार एक समय एक जैसा नहीं होता है। वो कभी भी बदल सकता है कि मान लीजिए कोई बहुत अच्छे मूड में है और किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो वो गुस्सा जाएगा। तो ये उसने यही कहा कि संदर्भ क्या है, उसका माहौल क्या है, आखिर वो ऐसा क्यों है। मान लीजिए कोई खुश है तो वो क्यों खुश है, कोई रो रहा है तो क्यों रो रहा है, क्यों दुखी है तो क्यों दुखी है, बच्चा अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है। इन सब बातों पर छानबीन किया था वुडवर्थ मर्क्यूवर्थ ने, और इसका परिणाम आगे आप देख लीजिए कि आज हम शिक्षा जगत में इसका यूज करते हैं। हम देखते हैं कि आखिर बच्चा रिजल्ट खराब कर रहा है, वो सीख नहीं पा रहा है, तो उसके कारणों का पता लगाते हैं, उसका पेरेंट मीटिंग करते हैं और फिर हम उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। और इसी के आधार पर हमने उपचारात्मक, फिर निदानात्मक परीक्षण की बात की, हमने आकलन की बात की। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि उस परिवेश में ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि वुडवर्थ मर्क्यूवर्थ ने कहा था। और जब हमने इतना जान लिया तो हम ये जानेंगे कि आखिर मनोविज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकल के आया, कि कहना क्या चाह रहा है, ये पाठ क्या कहना चाह रहा है। तो निम्न कथनों से हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से दूर होता गया, यानी निकलता गया, कि दर्शन शास्त्र अब ना रह करके वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान बनता गया, उसमें वैसे वैसे परिवर्तन भी हुए। देखिए परिवर्तन हुआ नहीं, पहले दर्शन शास्त्र का है, फिर आत्मा का विज्ञान हुआ, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का, और व्यवहार में अब संदर्भ में व्यवहार आ गया। तो धीरे 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 देखिए परिवर्तन चला गया ना। तो इसलिए 1945 में वुडवर्थ ने एक कोटेशन लिखा, वो इस प्रकार है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, जो उसकी आत्मा थी उसका त्याग किया, फिर उसके बाद मन और फिर चेतना को भी भुला दिया, और अब क्या हो गया, संदर्भ युक्त मानव व्यवहार का अध्ययन। अब कोई कहता है कि विज्ञान तो विज्ञान की जो प्रकृति है वो साइंटिफिक है, वो विज्ञानमयी है, मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो साइंटिफिक है या विज्ञानमयी है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे कुछ तर्क तो देने होंगे ना। तो तर्क ये है कि इसकी अध्ययन सामग्री पूरी तरह क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होती है। बिल्कुल सही बात है। आपने टीएलएम को देखा है ना, टीएलएम के बारे में आप जानते हैं, आप कक्षा 1 2 3 4 5 6 12 आगे भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे तैसे होता है नहीं, एनसीईआरटी ने उसी लेवल के हिसाब से क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, आप देखिए ऊपर में लिखा था पाठ 1 पाठ 2, ये सुव्यवस्थित है। क्रमबद्ध ये है कि किस क्लास में क्या पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह करके जब भी कोई चीज होता है तो वो साइंस का गुण है, इसलिए मनोविज्ञान साइंटिफिक है। दूसरा तर्क यह है, मनोविज्ञान सदैव सत्य की खोज में तत्पर रहता है। अगर सत्य की खोज में तत्पर ना होता तो आप सोचिए, पहले दर्शन शास्त्र था, फिर आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का, और अब संदर्भ व्यवहार का अध्ययन हो रहा है। तो ये क्या है, निरंतर खोज हुआ, सच्चाई का पता लगाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए मनोविज्ञान है, हमारा साइंटिफिक है। तीसरा है कि इसका जो काम करने का ढंग है वो साइंटिफिक है, वो वैज्ञानिक तौर पर है, जैसे तैसे आप नहीं कर सकते, आप गौर से देखते हैं, जिसको अवलोकन कहते हैं, आप निरीक्षण करते हैं, आप परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब जाके कहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, फलाना तरीके से करने से ये चीज की प्राप्ति होगी। और ये किसका तरीका है, ये साइंस का तरीका है। तो हमारा मनोविज्ञान क्या हो गया, साइंटिफिक हो गया। चौथा कह रहा है, मनोविज्ञान अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लाने का कार्य करता है। आप 1 to 5 की खास करके बात करें कि बच्चों को इतना सिखा दीजिए कि दैनिक जीवन में गलत ना करे, ये आपकी सबसे अच्छी शिक्षा होगी। आपकी कक्षा का एक बच्चा अच्छे मार्क्स लाता है लेकिन मार्केट नहीं कर पा रहा है, वो दुकान में सामान नहीं, उसको पैसे घुमाने की नहीं पा रहा है, 10 लोगों के बीच में बोल नहीं पा रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे उस बच्चे ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की।
समझे। तो हमें उसे व्यवहारिक जीवन में उपयोग लाने योग्य बातें बतानी है, तब हम कहेंगे कि मनोविज्ञान प्रयोगमयी है, मनोविज्ञान साइंटिफिक है और मनोविज्ञान विज्ञानमयी है। तो इसकी प्रकृति क्या हो गई? इसकी प्रकृति हो गई साइंटिफिक यानी विज्ञानमयी। अब देखिए मनोविज्ञान का क्षेत्र, तो मनोविज्ञान, आप देखिए यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से मृत्यु तक लेकर वो कुछ ना कुछ सीखता है और सीखने से उसका व्यवहार में परिवर्तन आता है और उसी को हम अध्ययन करते हैं, तो मनोविज्ञान हो गया। इसमें चेतन, अर्धचेतन, अचेतनता, बाह्य, आंतरिक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक सभी क्षेत्र आ जाते हैं। अब कुछ विशेष क्षेत्रों को देख लीजिए कि मनोविज्ञान का जो यूज होता है किन किन क्षेत्रों में होता है। शिक्षा के क्षेत्र में होता है, अभी शिक्षा के पर्पज से तो पढ़ रहे हैं। निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में होता है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में होता है, कानून एवं अपराध के क्षेत्र में होता है, राजनीति के क्षेत्र में, सैन्य विकास के क्षेत्र में, समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य हेतु, सद्भावना एवं विश्व शांति हेतु, आत्म विकास हेतु। आप सबको देखिए, आपके एक मूल मंत्र निकल के आएगा, वो है कि आखिर लोग किस तरह सोचते हैं, उसी का तो अध्ययन करते हैं। शिक्षा में बच्चे किस प्रकार सोचते हैं, परामर्श कोई देगा तो उसका सोच अलग होगा। व्यापार उद्योग में अगर आप नहीं सोच के करेंगे, लोगों के मनोविज्ञान को नहीं जानेंगे, तो आपका नहीं चलेगा मार्केटिंग, है कि नहीं। तो ये मनोविज्ञान का कुछ निम्नलिखित इंपॉर्टेंट वाला क्षेत्र है। अब आज का पाठ क्लास 1 यही समाप्त होता है और दूसरे क्लास पार्ट 2 में हम शिक्षा मनोविज्ञान को देखेंगे, है ना। आपने मनोविज्ञान को देखा तो मनोविज्ञान के बारे में इंपॉर्टेंट वाली बातों को जाना, परिभाषा देखा, प्रकृति देखा, अर्थ देखा, क्षेत्र देखा, अवस्था देखा। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान को देखेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा हिंट ले लीजिए। मनोविज्ञान का एक भाग है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे। तो अभी भी अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, इतनी अच्छी क्लासेस देने के बावजूद, तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि पर डे रोज आपको एक क्लास मिलेगा, ठीक है। और किसी प्रकार की किंतु परंतु कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक लाइक कीजिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। धन्यवाद।